तो डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन में हम लोगों ने हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया, ब्रांच का P&L भी बनाया और बैलेंस शीट भी बनाई हेड ऑफिस की बुक्स में। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास ऐसी थी कि जिसमें केवल ब्रांच की इंफॉर्मेशन थी तो हमने केवल ब्रांच की बैलेंस शीट बना दी, और अगर इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस की भी थी तो हमने हेड ऑफिस और ब्रांच की कंसोलिडेटेड कंबाइंड बैलेंस शीट बना दी, है ना। इसमें ब्रांच ने अपनी बुक्स में कोई भी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट नहीं बनाया। ये बात आपको समझ में आती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हमें पहचानना पड़ेगा कि वो डिटेल इनकॉर्पोरेशन का है या नहीं। तो जनरली उसमें ये बोला जाता है कि हेड ऑफिस ब्रांच ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई ब्रांच ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। तो इसका सेंस ये हो गया कि वो अपनी बुक्स में सारी की सारी एंट्रीज को लिखना चाहता है। ठीक है, एक असाइनमेंट इधर दे दो। अब हम जो उसके बाद सेकंड मेथड है वो ये है कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में सारी चीजें नहीं लिख रहा। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सारी की सारी हेड ऑफिस अपनी बुक्स में नहीं बना रहा। सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड हमने पिछली क्लास में सीखा था, जिसमें हेड ऑफिस ने क्या किया था, ब्रांच का ट्रेडिंग, ब्रांच का P&L और ब्रांच की बैलेंस शीट तीनों चीजें अपनी बुक्स में बनाई। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। इन दिस मेथड ब्रांच ट्रेडिंग P&L इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस as memorandum account only. The entries are passed only for incorporation of branch net profit and net loss and branch assets and liabilities. डिटेल्ड मेथड में क्या था बताइए। डिटेल्ड मेथड में हेड ऑफिस ने अपना ट्रेडिंग P&L बनाया था, ब्रांच का ट्रेडिंग P&L बनाया था और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई थी। हेड ऑफिस ने अपनी बैलेंस शीट भी बनाई थी और ब्रांच की बैलेंस शीट भी बनाई थी। ब्रांच ने कुछ भी नहीं बनाया था, केवल ट्रायल बैलेंस बनाया था जो शिफ्ट हो गया था। अब इस मेथड में क्या होगा, हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग P&L बनाएगा एज यूजुअल जैसे पहले बनाता है, ब्रांच अपना ट्रेडिंग P&L खुद बनाएगा। पिछले मेथड में नहीं बना रहा था, पिछले मेथड में नहीं बना रहा था। इस मेथड में ब्रांच अपना ट्रेडिंग P&L खुद बनाएगा। तो ब्रांच जब ट्रेडिंग P&L बना लेगा तो ब्रांच केवल अपने प्रॉफिट या लॉस को हेड ऑफिस में ट्रांसफर करेगा और उसके बाद असेट लायबिलिटी सारी ट्रांसफर हो जाएंगी, प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हेड ऑफिस के यहां बनेगी। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को यह समझना है कि हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग P&L बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक बार समराइज करते हैं कि हेड ऑफिस का ट्रेडिंग P&L फर्स्ट मेथड था डिटेल्ड, और अब हम सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में हेड ऑफिस का ट्रेडिंग P&L कौन बना रहा था, हेड ऑफिस। सेकंड मेथड में कौन बना रहा है, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस तो अपना खुद ही बना रहा है। ब्रांच का ट्रेडिंग P&L फर्स्ट मेथड में कौन बना रहा था और सेकंड मेथड में कौन बना रहा है, ब्रांच। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हेड ऑफिस बना रहा है और यहां पर भी हेड ऑफिस ही बना रहा है। तो ये दोनों मेथड में बात पता चली। फर्स्ट मेथड में ये जो थी हमारी हेड ऑफिस बना रहा था ब्रांच ट्रेडिंग P&L, इसके लिए हमने बहुत सारी एंट्री बनाई थी। ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स को इंकॉर्पोरेट करने के लिए ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच डेबिट आइटम को, क्रेडिट के लिए ब्रांच डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, जीपी के लिए ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच P&L,
फिर ब्रांच इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच पी एंड एल टू ब्रांच, फिर इनडायरेक्ट इनकम के लिए ब्रांच टू ब्रांच पी एंड एल, फिर नेट प्रॉफिट के लिए ब्रांच पी एंड एल टू जनरल पी एंड एल। अब उन सब की जगह एक ही एंट्री बनेगी केवल प्रॉफिट को लाने की, और असेट और लायबिलिटी की वही एंट्री है जो हमने पहले से की थी। तो क्या है एंट्री? सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेने की एंट्री होगी। तो नेट प्रॉफिट, अब कोई पी एंड एल तो बनाया नहीं हेड ऑफिस ने, ब्रांच का पी एंड एल तो बनाया नहीं, तो सीधा क्या लेगा? प्रॉफिट ले लेगा अपने पी एंड एल में। जब अपने पी एंड एल में प्रॉफिट लेगा हेड ऑफिस ब्रांच से, तो ब्रांच से ले रहा है ना, तो ब्रांच डेबिट, ब्रांच से लिया और अपने पी एंड एल में डाल दिया। अब अगर हम पिछले मेथड की शुरू की सारी एंट्री देखेंगे तो उसका नेट इफेक्ट यही आएगा, एक एंट्री के बराबर। जो हमने पिछले मेथड में जितनी भी एंट्रीज पढ़ी थी, इस एंट्री से पहले वाली, उन सबका नेट इफेक्ट यही है। देखो ये सब एंट्रीज हमने पढ़ी थी। एंट्री नंबर 1 क्या है? ब्रांच ट्रेडिंग के आइटम को इंकॉर्पोरेट करना, और एंट्री नंबर 2, फिर एंट्री नंबर 3 ब्रांच जीपी का ट्रांसफर करना, फिर डेबिट साइड, फिर क्रेडिट साइड, और फिर लास्ट में अगर हम शुरू की 6 एंट्री को आपस में सेट ऑफ करें, फर्स्ट 6 एंट्रीज को आपस में सेट ऑफ करें, तो उसकी एक एंट्री क्या बनेगी पता है? ब्रांच डेबिट टू जनरल पी एंड एल, जो अभी अभी हमने सेकंड मेथड में बनाई है। तो फर्स्ट से लेकर 6 एंट्री को ऐड कर दो तो नेट इफेक्ट एक ही आता है, वो ये है। तो अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, बस फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस ब्रांच ट्रेडिंग पी एंड एल ब्रांच खुद बना रहा है हेड ऑफिस की बजाय। बात समझ में आती है? तो ये 6 एंट्री की जगह क्या बनेगी? एक एंट्री बनेगी, और बाकी बची हुई एंट्री एज इट इज बन जाएंगी, 2 एंट्री एसेट और लायबिलिटीज की। ठीक है, तो हमारी असेट की एंट्री वही है पहले वाली, क्या थी? असेट डेबिट टू ब्रांच इंडिविजुअली, और लायबिलिटीज की क्या थी? ब्रांच डेबिट टू ब्रांच लायबिलिटीज इंडिविजुअली। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? तो इस मेथड में कितनी एंट्री बनानी है? 3। इसमें कोई डाउट? अच्छा, ब्रांच कितनी एंट्री बनाएगा? ब्रांच भी 3 ही बनाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा, असेट ट्रांसफर करेगा और लायबिलिटी ट्रांसफर करेगा, वो भी तो 3 ही बनाएगा। तो ब्रांच क्या बनाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा, प्रॉफिट पीएनएल के डेबिट में आया होगा, पीएनएल डिफरेंस जो आता है डेबिट में आता है, पीएनएल टू हेड ऑफिस, और फिर असेट ट्रांसफर करेगा हेड ऑफिस टू असेट, और लायबिलिटी ट्रांसफर करेगा लायबिलिटी टू हेड ऑफिस। ये भी 3 ही एंट्री बनाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। और अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, और इसे हमने डिटेल्ड मेथड से किया था, और इसी क्वेश्चन को अब हम मीडियम वाले मेथड से करें सो दैट, और इसी क्वेश्चन को हम थर्ड मेथड से भी करेंगे, ताकि हमें एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से करने से पता चल सके कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं मेथड। ठीक है, तो जल्दी से काम करना शुरू करते हैं। रजिस्टर उठाइए। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये है कि हमें हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट के बैलेंस को मैच करना है। ठीक है ना? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है उसमें हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ 3240 है ना? तो ब्रांच बुक्स में हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस है 3240। ठीक है,
आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बता रखा है कि मेरठ ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस बुक्स स्टैंड 460 डेबिट। तो हमें ये भी पता चल गया कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट डेबिट आ रहा है 460। देखिए कायदे से देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग कि अगर मैंने आपसे 3,240 रुपए लेने हैं तो इसका मतलब आपने मुझे 3,240 रुपए देने हैं। तो अलग अलग बातें क्यों हो रही है? तो इसके लिए क्वेश्चन में हमें लास्ट में बताया गया है कि 3,700 रुपए का माल हेड ऑफिस ने मार्च एंड में भेजा है जो अप्रैल में मिला है ब्रांच को। तो हम लोगों को एक गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री बनानी पड़ेगी। ये गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है। अगर क्वेश्चन में कुछ कहा है कि हेड ऑफिस ने बनानी है तो हम हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री बना देंगे। अगर बोला ब्रांच की बुक्स में बनानी है तो हम ब्रांच की बुक्स में एंट्री बना देंगे। और अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हम स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे जो कंप्लीट एंट्री बनाने के लिए कहता है। तो माल भेजा है हेड ऑफिस ने, वो तो ऑलरेडी बना चुका है माल भेजने की एंट्री, तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच बना ले। ठीक है, तो ब्रांच अपने यहाँ की एंट्री बनाएगा। बताओ जल्दी से। गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस, ये कौन बनाएगा? ब्रांच। ठीक है, तो ये ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री बना देगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से होगा कि हेड ऑफिस 3,700 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। हेड ऑफिस डेबिट कितने से है? 3,240। अब क्रेडिट कितने से हो जाएगा? 3,700। तो बैलेंस कितना आ जाएगा? क्रेडिट 460। तो तब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब तक ये काम नहीं करेंगे आप क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप जब ब्रांच की बुक्स में अगर क्वेश्चन में पूछा है कि जनरल एंट्री बनाइए तो सबसे पहली एंट्री क्या बनाएंगे? गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। ठीक है, ये काम हर क्वेश्चन में करना है, भूलेंगे तो नहीं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है देखें। टेकिंग अबव इंफॉर्मेशन शो एब्रीज्ड इनकॉर्पोरेशन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच। दोनों की बुक्स में हमें इनकॉर्पोरेशन दिखाना है, कैसे कैसे होगा। तो हमारा मेन एम तो ये इस मेथड को समझना है। तो हम लोग एक एक करके सारा काम करते हैं जो भी पॉसिबल है इस क्वेश्चन में होना। तो हम सबसे पहला काम करते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। फर्स्ट एंट्री किस चीज की बनेगी? अरे वो तो मेथड ही नहीं है, ये प्रॉफिट को लाने की एंट्री बनेगी। और प्रॉफिट है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ब्रांच ट्रेडिंग P&L। और वो किसके बुक्स में बनेगा? ब्रांच की बुक्स में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? और लेकिन हमसे ये तो बोला नहीं कि आप ब्रांच ट्रेडिंग P&L बनाओ, बोला ऐसा? वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहला काम जो करना है वो वर्किंग नोट में ब्रांच बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाना है। सबसे पहला काम हमें ये करना है। ब्रांच ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाना है हमें ब्रांच बुक्स में। सबसे पहला काम हमें ये करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट में क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक 6,000 है ना। और परचेजेस कितनी है? परचेजेस 97,800। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस कितना? 19,000। सेल्स 1,38,000।
गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस मतलब रिटर्न है, क्रेडिट में लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे, परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस कर देंगे, गुड्स रिटर्न को क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गुड्स सप्लाइड टू हेड ऑफिस 6000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 7000, टोटल कितना आ गया, और जीपी कितना आ गया 28,200, ठीक है। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, सैलरी 5000, रेंट 1860, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 1070, डेप्रिसिएशन 400, ठीक है। नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 19,870। तो ये जो 19,870 का नेट प्रॉफिट है, इससे एंट्री बनेगी, ये वर्किंग नोट में हमें बनाना पड़ेगा। ये बना लिया सबने, 19,870 रुपीज का नेट प्रॉफिट है। इसके लिए क्या जनरल एंट्री बनेगी हेड ऑफिस की बुक्स में, बताइए। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या जनरल P&L अकाउंट, ठीक है। या तो हम P&L लिखें या जनरल P&L लिखें। 19,870, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, क्या एंट्री बनेगी, हाँ, तो क्या क्या एसेट है बताओ। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना 7,000, और ब्रांच डेटर्स कितना 3,700, और ब्रांच बैंक 1780, और ब्रांच फर्नीचर डेबिट 6,000, और गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री ब्रांच ने बनाई होगी, उसकी एसेट में गुड्स इन ट्रांजिट आ गया होगा, वो भी अब आ जाएगा हमारे पास। ब्रांच ने एंट्री बनाई होगी ना गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, तो वो एसेट है, वो आ जाएगी। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ठीक, कितना 3,700 टू ब्रांच या मिरर ब्रांच, ठीक है, कितना 22,180। ये वही एंट्री है जो पिछले मेथड में बनाई थी हमने, सेम एंट्री बनाई थी। अब लाइबिलिटीज को इंकॉर्पोरेट करते हैं, एक ही लाइबिलिटी है, क्या नाम है
तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्रेडिटर्स 1850। ठीक है, तो ये काम हेड ऑफिस की बुक्स में हो गया। अब ब्रांच की बुक्स में क्या काम होना है ये बताइए। चलिए करते हैं। ब्रांच की बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री होगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 3700। और क्या होगा, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी क्या, ब्रांच अपनी बुक्स में ब्रांच पी&एल लिखेगा नहीं, वो तो सिंपल पी&एल ही लिखेगा ना। तो पी&एल अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है, 19,870। ठीक, और क्या होगा, एसेट ट्रांसफर होगी, क्या एंट्री होगी, हेड ऑफिस डेबिट टू स्टॉक, टू डेटर्स, टू बैंक, टू फर्नीचर, टू गुड्स इन ट्रांजिट, है ना। स्टॉक 7000, डेटर्स 3700, बैंक 1780, फर्नीचर 6000, गुड्स इन ट्रांजिट 3700, टोटल 22,180। मैंने हेड ऑफिस की एंट्री देख करके इसे बना दिया। हेड ऑफिस में भी तो एंट्री बनाई है, एसेट आने की, मैंने यहाँ एसेट भेजने की एंट्री बना दी। ठीक है, और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री बना दूं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 1850। तो मैंने ये एंट्री ब्रांच की बुक्स में बना दी और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे बताएं इसमें कोई भी डाउट है आप लोगों को तो। क्वेश्चन नंबर 45, हेड ऑफिस ऑफ पी लिमिटेड और उसकी ब्रांच अपनी अपनी बुक्स को मेंटेन करते हैं। तो इसका मतलब हमें यहां से पता चलेगा कि ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है जो अपनी बुक्स को अपने आप खुद ही मेंटेन करती, ठीक है, और अपना ही पी&एल बनाते हैं। देखो यहां से हमें पता चला कि सेकंड मेथड है। यहाँ लिखा है हेड ऑफिस और उसकी ब्रांच अपनी अपनी बुक्स बनाते हैं और अपना अपना पी&एल बनाते हैं। तो सेकंड मेथड यहां से पता चल गया हमें। हमें कुछ बैलेंस बता रखे हैं, आफ्टर ascertainment of profit and after making all adjustment except those referred to below। जो हमें बोल रखी है एडजस्टमेंट उनके अलावा सब बन चुकी है, पी&एल निकल चुका है। देखो इस ट्रायल बैलेंस में पी&एल का बैलेंस दिया है, कोई इनकम का एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस का बैलेंस, कोई इनकम का परचेजेस सेल, कुछ नहीं दिया। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पी&एल बन चुका है। जो लास्ट क्वेश्चन में हमने वर्किंग नोट में पी&एल बनाया था ना, वो बन चुका है। और जब पी&एल बनता है तो सारे नॉमिनल नेचर के अकाउंट, इनकम, एक्सपेंस सब पी&एल में ट्रांसफर हो जाते हैं। हेड ऑफिस ने अपना पी&एल बना लिया है, ब्रांच ने अपना पी&एल बना लिया है, ट्रायल बैलेंस में हमें इसका बैलेंस दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, हमें वर्किंग नोट में पी&एल नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, शुरुआत कहां से करेंगे हम क्वेश्चन की, बैलेंस मैच करके। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस मैच करना है। तो देखें
हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो या तो क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी जाए, नहीं तो हम अपना दिमाग खुद लगाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कुछ दिया है या नहीं। हमें बोला जा रहा है सेट आउट द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है इन बोथ सेट ऑफ बुक्स टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट डीलिंग विद द फॉलोइंग। हमें दोनों जनरल हेड ऑफिस और ब्रांच की बुक्स में इन एडजस्टमेंट के लिए जनरल एंट्रीज बनानी है। फर्स्ट पॉइंट है 31 मार्च को ब्रांच ने एक चेक भेजा है हेड ऑफिस को 1000 रुपए का, जो अभी तक नहीं मिला है हेड ऑफिस को, इसलिए हेड ऑफिस को इन्होंने क्रेडिट भी नहीं किया है। आप मुझे बताएं कि जो एंट्री हेड ऑफिस की बुक में नहीं बनी है, देखिए माल पैसा किसने भेजा है, किसने पैसा भेजा है, ब्रांच ने, है ना। पैसा किसने भेजा है, ब्रांच ने। एडजस्टमेंट में लिखा है कि 31 मार्च को ब्रांच ने 1000 रुपए भेजे, तो ब्रांच एंट्री बना चुकी है ना। क्या बनाई होगी ब्रांच ने एंट्री, मुझे बताओ जल्दी से। हेड ऑफिस और ब्रांच, ब्रांच ने क्या एंट्री बनाई होगी, हेड ऑफिस डेबिट टू बैंक, ये एंट्री बना दी होगी। अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन की है ब्रांच एंट्री बना चुकी है तो अब हेड ऑफिस एंट्री बना ले। दूसरा ऑप्शन एक ऑप्शन ये भी होता है कि ब्रांच ने एंट्री बनाई है, पैसा तो मिला नहीं, तो ब्रांच ही रिवर्स एंट्री बनाए। तो ये तो बन चुकी है, इसको तो अब हमें बनाना नहीं है, ये ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। या तो ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री बनाए, क्या, चेक इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस, या हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एंट्री बनाए, चेक इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच। दोनों ही ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है अल्टीमेटली होना क्या है, चेक इन ट्रांजिट ट्रांसफर तो हेड ऑफिस के पास हो ही जाएगा। अगर हेड ऑफिस एंट्री नहीं बनाएगा तो जो सारी एसेट ट्रांसफर होंगी उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, अल्टीमेट रिजल्ट तो एक ही आना। तो आप सीए की स्टडी मटेरियल में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है कि हेड ऑफिस एंट्री बनाए, जिसने एंट्री नहीं बनाई है वो बनाएगा। ठीक है। आप बीकॉम के भी एग्जाम देंगे, अगर आप बीकॉम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपकी बुक में हो सकता है ब्रांच ने माल भेजा है या कैश भेजा है और ब्रांच ने एंट्री ऑलरेडी बना दी है, तो ब्रांच की बुक्स में रिवर्स एंट्री बन रही हो। तो दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, बीकॉम के लिए ये कर लेना, सीए के लिए ये कर लेना, जैसा आपके में हो रखा हो। फिलहाल मैं हेड ऑफिस की बुक्स में आपको ये एंट्री बनवा रहा हूं, चेक इन ट्रांजिट टू ब्रांच, और अमाउंट कितना है 1000। तो आपने बनाई एंट्री है। आप क्या करो, एक पेज के दो, हाफ पेज में पेज के दो हिस्से कर दो, हाफ पेज में, और हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री बना दो, चेक इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच 1000। ठीक है। देखें क्या सिचुएशन है, ब्रांच अकाउंट का बैलेंस क्या था पहले, 29,860 डेबिट, और हेड ऑफिस अकाउंट का बैलेंस क्या था 28,020 क्रेडिट। अब ये एंट्री हेड ऑफिस ने बनाई है और हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्रेडिट कर दिया है 1000 से क्रेडिट करने की वजह से ये बैलेंस रह गया 28,860 डेबिट, अभी भी मैच नहीं हुआ है, स्टिल सम ट्रांजैक्शंस एंट्रीज आर पेंडिंग। ये बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है गुड्स 440, goods 440 had been forwarded by head office to branch on 31st March but were not received by branch
नोट डील डेल्ट विद इन देयर बुक्स टिल नेक्स्ट मंथ। तो 440 रुपए का माल हेड ऑफिस ने भेजा, ब्रांच को ना तो मिला ना ब्रांच ने एंट्री बनाई। तो ब्रांच के यहाँ बना ले एंट्री, क्या बनेगी ब्रांच के यहाँ एंट्री? गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 440। ठीक है, इन्होंने 440 से क्रेडिट कर दिया है, तो 440 से क्रेडिट होने के बाद ये हो गया 28,460 क्रेडिट। अभी भी मैच नहीं हुआ, इसके अंदर अभी भी कुछ है ना? सी पॉइंट पर आते हैं, सी पॉइंट पर आते हैं। It was agreed that branch should be charged with 300 for administration services rendered by head office during the year. ये तय हुआ है कि 300 रुपए का खर्चा हेड ऑफिस ब्रांच से वसूल करेगा। हेड ऑफिस ने कुछ काम करा होगा तो उससे वसूल करेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो खर्चा वसूल करने की एंट्री क्या होती है? हेड ऑफिस एक्सपेंस को रिकवर कर रहा है ना, हेड ऑफिस एक्सपेंस को रिकवर कर रहा है। किससे रिकवर कर रहा है? ब्रांच से रिकवर कर रहा है। तो ये अपने एक्सपेंस को कम करेगा और ये ब्रांच से रिकवर करेगा, तो ब्रांच डेबिट। लेकिन एक्सपेंस अकाउंट अब लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि पी&एल ऑलरेडी बन चुका है। तो एक्सपेंस की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? पी&एल अकाउंट। अगर पी&एल नहीं बना होता और बनाना होता तो मैं यहां एक्सपेंस से लिख देता। ठीक है, और अमाउंट कितना? 300। ब्रांच से चार्ज होना है तो ब्रांच का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो क्या लिखेगा ये? पी&एल अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 300। ठीक है, इस एंट्री के बाद इन्होंने क्या करा? ब्रांच को डेबिट किया 300 से और इन्होंने हेड ऑफिस को क्रेडिट किया 300 से। स्टिल मैच नहीं हो रहा है, यहाँ 29,160 डेबिट आ रहा है और यहाँ 28,760 क्रेडिट आ रहा है। अभी भी मैच नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट फ्रॉम द हेड ऑफिस टू द ब्रांच। हेड ऑफिस ने माल भेजा था, रास्ते में चोरी हो गया और हेड ऑफिस ने ब्रांच से चार्ज कर लिया। हेड ऑफिस ने कहा भैया हम तो तुमसे चार्ज करेंगे। हेड ऑफिस ने एंट्री बना दी, क्या? ब्रांच टू गुड्स एंड, क्या तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने माल भेज दिया, रास्ते में चोरी हो गया, हमारा कोई मतलब नहीं है। बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस इन द ब्रांच। ब्रांच ने एंट्री नहीं बनाई, ब्रांच ने अभी तक एंट्री नहीं बनाई क्योंकि ब्रांच मैनेजर मान ही नहीं रहा, कह रहा हम क्यों लॉस लेंगे, हम तो नहीं ले रहे। ब्रांच मैनेजर फैल गया, कह रहा मैं तो नहीं लेकर रहा इसे, भैया मेरा माल ही नहीं मिला, मैं क्यों लिखूं? 400 रुपए का इंश्योरेंस से ये कवर नहीं है तो ये लॉस है। तो माल भेजा किसने? तो अल्टीमेट लॉस किसका है? और अगर बाई चांस ये माल ब्रांच ने भेजा होता तो भी लॉस के केस में अल्टीमेट लॉस हेड ऑफिस का ही होता। तो ये तो एंट्री भैया हेड ऑफिस में ही बनानी पड़ेगी। इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। गुड्स लॉस इन ट्रांजिट टू ब्रांच, लेकिन पी&एल तो ऑलरेडी बन चुका है। अब गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट लिखने का क्या फायदा? तो क्या लिखे? पी&एल। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं और पी&एल अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रांच के यहाँ कोई एंट्री नहीं बनेगी और अमाउंट है 400, तो इन्होंने 400 से ब्रांच को क्रेडिट कर दिया है। तो 400 से क्रेडिट करने की वजह से इसका बैलेंस आ गया 28,760 डेबिट
नाउ मैच हो गया है, रिवर्स होना चाहिए। हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का डेबिट बैलेंस होता है 99.99% केस में, उन्होंने ब्रांच से पैसा लेना ही होता है, और ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस होता है। रिवर्सल बैलेंस है, अमाउंट सेम है, इसका मतलब हम अब पूरी तरीके से तैयार है आगे बढ़ने के लिए। लिखा डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच एसेट ऑफ विच अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय हेड ऑफिस नोट प्रोवाइडेड 250। एक ब्रांच की एसेट है, वो कहाँ मेंटेन्ड होती है? हेड ऑफिस में। उसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाने से रह गई, बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन किसका है बच्चों? ब्रांच का है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होता है, लिखना मत अभी। और असेट, डेप्रिसिएशन टू असेट एंट्री होती है ना, लेकिन एसेट अकाउंट कहाँ मेंटेन होता है? तो यहां होनी चाहिए टू ब्रांच एसेट। अब यहां क्या लिखेगा? ये हेड ऑफिस, ये क्या लिखेगा? ब्रांच। लेकिन P&L बन चुका है, तो डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिखूं मैं? P&L। ठीक है, तो अमाउंट कितना है हमारा? 250। तो 250 रुपीज से ये एंट्री बन जाएगी। बैलेंस तो मैच ही होगा, क्योंकि इन्होंने ब्रांच को डेबिट किया, उन्होंने हेड ऑफिस को क्रेडिट किया, तो बैलेंस तो स्टिल मैच ही रहेगा। तो ये एंट्री और बना लीजिए। डेप्रिसिएशन जो अब तक नहीं बनाया था, लिखी एंट्री नहीं थी, उसकी एंट्री हमने और लिख ली। ठीक है, तो हमें वो लिखना है ब्रांच टू ब्रांच एसेट। हाँ, ब्रांच डेबिट टू ब्रांच एसेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। लास्ट ट्रांजैक्शन थी, तो इन्होंने कहा था क्वेश्चन में एक तो इन सबकी जनरल एंट्रीज बनाओ, तो वो तो हमने बना ली। और क्या बोला है? बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। अच्छा, अब हमें ये सारे काम कर लिया, अब हमें एक तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री बनानी पड़ेगी, है ना? तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए हमें फाइनल प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा ना, क्या है फाइनल प्रॉफिट? ठीक है, तो हमसे बोला क्या है? सेट आउट द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस एंड जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट डीलिंग विद द फॉलोइंग। बस इनसे रिलेटेड एंट्री बनानी। तो अगर हम P&L और असेट और लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट और ट्रांसफर करने की एंट्री ना भी बनाए तो काम चलेगा, क्योंकि हमसे पूछा नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं रिस्क खत्म कर दें, क्योंकि 2 मिनट लगेंगे, एक तो हमें P&L की एंट्री बनानी है और असेट और लायबिलिटी की, पता चला उसके चक्कर में नंबर कट जाए, 1 मिनट का काम है वो, तो बना भी सकते हैं, वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट क्या आया फाइनल? देखो ब्रांच की बुक्स में प्रॉफिट कितना दिया है? 3060। ब्रांच के बुक्स में प्रॉफिट कितना है? 3060। और ब्रांच ने क्या एंट्री बनाई है? P&L को डेबिट किया है 300 से, तो 3060 में से 300 माइनस हो गया, और 250 भी माइनस हो जाएगा, है ना? और हेड ऑफिस क्या क्या सीन है? हेड ऑफिस की बुक्स में प्रॉफिट कितना है? 4660। और इन्होंने एक बार प्रॉफिट P&L को क्रेडिट किया है 300 से, और एक बार इन्होंने 400 से डेबिट किया है, तो इसका मतलब इनका बैलेंस क्या आ जाएगा? 100 रुपए कम हो जाएगा, 4560। और इनका अपना कितना हो जाएगा? 3060 माइनस 300 माइनस 250, कितना आया? 2510। ठीक है, क्लियर? तो एंट्री अगर हम बनाएं तो क्या बनाएंगे, जल्दी से बताओ, फटाफट बनाओ। क्या बनेगी एंट्री? ब्रांच में क्या बनेगी? P&L डेबिट टू हेड ऑफिस
2510। और यहाँ क्या बनेगा, ब्रांच डेबिट टू P&L 2510। ठीक है, कोई टेंशन? बताइए, एसेट और लायबिलिटी को इंकॉर्पोरेट करने की एंट्री बनवाऊं या सीधा हम बैलेंस शीट बनाए? बैलेंस शीट बनाए। तो अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। चलिए बनाते हैं हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बताइए क्या क्या आएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ये कोई असल में क्या है कि देखो यहाँ पर वैसे तो ये हेड ऑफिस ऑफ पी लिमिटेड है, तो ये हमारी हो गई कंपनी हो गई, तो हम टी शेप में नहीं बनाकर नॉर्मल स्टेटमेंट में बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बताइए, शेयर कैपिटल लिख दें सबसे पहले। कितना? 1,10,000। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में इनका P&L कितना है हेड ऑफिस का? अब ये भी हमने देखा था, हेड ऑफिस का P&L कितना आ रहा था, ये मैंने निकाला था ना अभी, 4,560 है ना। और ब्रांच का कितना आ रहा था, 2,510। तो कितना हो गया, बताइए? 4,560 और ब्रांच का कितना था टोटल? 70। ठीक है, और क्या आएगा? क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल, ऐड कर दीजिए। हेड ऑफिस का कितना है, हेड ऑफिस का 3,960। ब्रांच का कितना है, 1,920। टोटल और कुछ है टोटल? क्या आ गया टोटल? एसेट्स की बात करें, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स आती है ना। तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स दी हुई हैं, हेड ऑफिस की फिक्स्ड एसेट कितनी है? 36,000 रुपए। और ब्रांच की फिक्स्ड एसेट कितनी है? 16,000। अब हेड ऑफिस की बुक्स में जो फिक्स्ड एसेट है 36,000, इसमें से इन्होंने 250 का डेप्रिसिएशन अभी लगाने की एंट्री बनाई है। हेड ऑफिस में क्या एंट्री बनाई थी हमने, ब्रांच डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो 250 कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा 35,750। और ब्रांच की बुक्स में तो ऑलरेडी हमने कोई
फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड एंट्री बनाई नहीं है, तो कितना रह जाएगा टोटल 51,750। ठीक, आगे है हमारे पास करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज है जिसमें स्टॉक, हेड ऑफिस का स्टॉक कितना है 34,200, ब्रांच का स्टॉक कितना है 10,740, और गुड्स इन ट्रांजिट कितना है 440। ठीक है, तीनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 45,380। ठीक है, डेटर्स आएंगे अकाउंट रिसीवेबल, हेड ऑफिस के कितने हैं डेटर्स 7,820, ब्रांच के डेटर्स कितने हैं 4,840। ठीक है, टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हेड ऑफिस 10,740, ब्रांच 1,420, चेक इन ट्रांजिट 1,000, टोटल 13,160, बैलेंस शीट का टोटल 1,22,950। आ गया इसका भी। तो इस तरीके से हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दी। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं लिखा होता पी लिमिटेड तो हम इसे टी फॉर्म में बना सकते थे। ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अब तो बना दे तो अच्छा है। हम ऐसा मौका क्यों दे टीचर को कि वो नंबर काटे हमारे, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, समझने वाला क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ लाइक क्वेश्चन नंबर 45 और हमें पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है। पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस है और करंट ईयर का प्रॉफिट भी दिया है। इट मींस मेथड नंबर 1 तो है नहीं क्योंकि पी एंड एल बन चुका है और ब्रांच की बुक्स में भी पी एंड एल का बैलेंस दिया हुआ है ना। इसमें कुछ अनयूजुअल चीजें हैं लेकिन वो अभी हमें पता चलेंगी। सबसे पहला काम, अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ट्रायल बैलेंस है। मुझे बताइए सबसे पहला काम कहां से मैंने कहा था शुरुआत करें, बैलेंस मैच होने चाहिए। तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस और हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस मैच होना चाहिए। मजे आ गए, मैच हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं मैच, ये तो मैच हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है ना, एकदम मैच हो रहा है ये तो एक बार और सब चीजें देख लें फिर कर देते हैं। क्या बोला है हमसे बनाने को, कंबाइंड बैलेंस शीट बनाने को बोला है और ब्रांच अकाउंट बोला है हेड ऑफिस में, हम तो फटाफट बना देते हैं। एक बार फटाफट नजर मार ले, कैपिटल कहाँ आता है, कहाँ, लाइबिलिटी साइड, पी एंड एल अगेन प्रॉफिट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस
ये कहाँ आता है? अरे बाप रे, पी एंड एल तो बन चुका है, प्रॉफिट तो दिया हुआ है, ये कहाँ से आ गया अकाउंट? देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। ये लाइव ये सारे बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस है, सारे क्रेडिट बैलेंस है या नहीं है? ये यहां क्या कर रहा है? चलो डेबिट बैलेंसेस पे नजर मारते हैं। प्रीमाइसेस, फिक्सचर्स, स्टॉक, डेटर्स, करंट सब ठीक। ये कहां से आ गया? गुड्स एंड टू ब्रांच। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। तो ये 4 अकाउंट हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी सब तो ठीक है। तो ये क्या है, क्यों है, ये समझना है हमें। ब्रांच की बुक्स में गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा मुझे बताओ, एंट्री क्या होती है? जब ब्रांच को माल मिलता है तो ब्रांच क्या एंट्री बनाता है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट टू हेड ऑफिस। और ये क्या करता है इसको? डेबिट। यहां तो क्रेडिट में। ईयर एंड पे इसको कहां ट्रांसफर करते हैं हम? ट्रेडिंग में। क्या एंट्री बनती है? गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे ना ईयर एंड में, तो क्या एंट्री बनेगी? ट्रेडिंग डेबिट टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। इसका मतलब हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, ये 2 एंट्री बनती है, ट्रेडिंग बन चुका है, इन्होंने ये एंट्री तो बना दी है, ये एंट्री नहीं बनाई, इस वजह से इसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और ट्रेडिंग बन चुका है। ये वाली एंट्री नहीं बनाई, तो अब बना देते हैं। बना दे, ये एंट्री तो बन चुकी है, ये एंट्री तो बन चुकी है, इसका तो अब हमें कुछ नहीं करना। जो एंट्री नहीं बनाई वही तो बनाएंगे। वो क्या है? गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। एक एंट्री तो ये बनेगी। क्लियर? ऐसा करने से इसका अकाउंट खत्म हो जाएगा। और ब्रांच में अनयूजुअल क्या है? ये कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। क्या एंट्री बनती है? हेड ऑफिस टू, देखो ये तो हमने सीख लिया है ना, ये बन चुकी है, ये नहीं बनी। अब हमारे पास दूसरा ये कि हमारे पास कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस की एंट्री क्या होती है? हेड ऑफिस टू कैश, यही तो होती है ना? तो हेड ऑफिस डेबिट टू कैश एंट्री होती है, तो कैश, ये कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस तो अकाउंट आना ही नहीं चाहिए कहीं पे, तो हेड ऑफिस आना चाहिए, कैश आना चाहिए, दोनों है। ये कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस कैसे आ रहा है, और वो भी डेबिट? इसका मतलब जब जब इन्होंने पैसा भेजा तो इन्होंने हेड ऑफिस टू कैश नहीं बनाई एंट्री, इन्होंने एंट्री बना दी कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस डेबिट टू कैश। इस वजह से कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो इसे कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? इन शॉर्ट, इन सब अकाउंट को हेड ऑफिस और ब्रांच में ट्रांसफर करना है। बात समझ में आती है? करें। इन्होंने हमसे क्या बोला है? आप क्या बनाओ? ब्रांच अकाउंट बनाओ और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। हम, ये सन में आ गया? क्या हुआ है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? सन में नहीं आया।
चलो समझा देते दोबारा से, क्योंकि ये चीज आराम से एक बार में समझ में आने वाली है नहीं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो पता है ना आपको, आप मुझे बस ये बता दें, अभी समझ में आ जाएगा कि पहले हम हेड ऑफिस की बात करते हैं। हेड ऑफिस में ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच और हेड ऑफिस में गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये दो अकाउंट हैं। पीएनएल के बाद इनका बैलेंस क्यों आ रहा है? गुड्स सेंट टू ब्रांच का बैलेंस क्यों आ रहा है, और वो भी डेबिट बैलेंस, और कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस। कुछ न कुछ अकाउंटिंग में गड़बड़ तो हुई है। मुझे आप बताइए, हेड ऑफिस बुक्स में ये कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच 9987 का क्रेडिट बैलेंस क्यों आ रहा है? एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट टू ब्रांच। अगर हम ये एंट्री बनाएंगे तो कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच का तो अकाउंट ही ओपन नहीं होगा, है ना? तो यहां पर अकाउंट ओपन है, तो क्या हुआ होगा? तो जब भी इन्हें पैसा मिला होगा, इन्होंने एंट्री बना दी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच की जगह कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। इन्होंने बजाय ब्रांच को क्रेडिट करने के एक अलग अकाउंट ओपन कर दिया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। सिंपल। तो करना क्या था? ब्रांच को क्रेडिट करना था, कर क्या दिया? अब क्या करूं बता दो मुझे आप। यहां पर क्या लिखना था? तो नहीं लिखा तो अब लिख दूं? कैसे लिखूं बताओ? इसको ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। तो क्या एंट्री बन जाएगी? कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेबिट टू ब्रांच 9987। ये एंट्री तो जो बन चुकी है वो तो मैंने बताने के लिए बताया था। तो हमने 9987 रुपीज से कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच का अकाउंट जो फालतू में खोल दिया था, ब्रांच की जगह हमने कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच लिख दिया था, उसको मैंने ब्रांच अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया। कोई टेंशन? बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है इसमें? इसका काम तो हो गया। अब दूसरा काम, और दूसरा काम यह है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, जब माल भेजते हैं ब्रांच को तो क्या एंट्री बनाते हैं? क्या एंट्री बनाते हैं जब माल भेजते हैं? तो क्या बनाते हैं एंट्री जब माल भेजते हैं? जब माल भेजते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट। यही तो बनाते हैं? तो ऐसा करने से गुड्स सेंट का बैलेंस क्या होना चाहिए? लेकिन यहां क्या आ रहा है? डेबिट। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं 7200 रुपीज जो ब्रांच में डालने थे वो नहीं डाले, तो अब डाल देते। तो इसका डेबिट बैलेंस है, देखो डेबिट बैलेंस है ये, तो अब क्रेडिट कर देते हैं और ब्रांच में डाल के खत्म कर देते हैं ऐसे। तो दूसरी एंट्री हमने क्या करी? 7200 रुपीज में हमने कुछ गड़बड़ करी होगी, उसका बैलेंस आ रहा होगा, अब हमने ब्रांच में डाल दिया उसको। कोई टेंशन इसमें? तो ये भी ठीक हो गया। तो हेड ऑफिस की बुक्स में हमने दो काम ठीक करे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करें? ब्रांच में ठीक करें? क्या करेंगे जल्दी से बताओ। आप बताएंगे ब्रांच में क्या करेंगे? क्योंकि आपको देखकर ऐसे लग रहा है आपको सब कुछ समझ में आ गया, या कुछ भी नहीं आया।
इनमें से कोई एक काम हुआ है, या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी नहीं आया। अगर सब कुछ आ गया तो बता दो, कुछ भी नहीं आया तो मैं किसी और से पूछूं। कौन सी एंट्री करनी है? अब हमें कौन कौन से अकाउंट हमने सेटल कर दिए? जो अनयूजुअल अकाउंट थे, एक कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच 9987 ये कर दिया हमने, एक गुड्स सेंट टू ब्रांच आफ्टर मेकिंग ट्रेडिंग पीएनएल, ये नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ जिस पर आपने शायद ध्यान ना दिया हो। यहाँ पर हमें लिखा है हेड ऑफिस का अकाउंट 1 अप्रैल का है, ईयर बिगिनिंग, और यहाँ पर ब्रांच अकाउंट भी ईयर बिगिनिंग का है। इसका मतलब साल के दौरान जितनी भी आपस में ट्रांजैक्शन हुई है, माल आया गया, कैश आया गया, वो कुछ भी ब्रांच और हेड ऑफिस अकाउंट में अब तक आया ही नहीं है। इसलिए ये सारे अकाउंट अलग अलग खुले हैं, इन सबको हेड ऑफिस और ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफर करना। ठीक है। ब्रांच में गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस का 7,000 रुपए का बैलेंस है, क्या एंट्री बनेगी? ब्रांच में 7,000 रुपए का बैलेंस है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, क्या एंट्री बनेगी? ब्रांच टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच की बुक्स में ब्रांच का नाम लिख रहे हैं आप, आप बताइए। देखिए ये क्रेडिट बैलेंस है, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, इसे ट्रांसफर कर देते हैं हेड ऑफिस अकाउंट में, तो इसकी एंट्री बन जाएगी गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस डेबिट टू हेड ऑफिस। जो अब तक एंट्री हमने बनाई नहीं वो ट्रांसफर कर दिए 7,000 रुपए। ठीक है। और दूसरा, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 10,287, क्या बनेगी? तो अब वो तो यहाँ पर कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस का अकाउंट डेबिट है, इसको खत्म करना है। तो क्या एंट्री बनेगी? हेड ऑफिस टू कैश नहीं, टू कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। टू कैश तो ये कर चुके हैं, लेकिन कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस में डेबिट कर दिया था इन प्लेस ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है। अमाउंट 10,287, कोई दिक्कत? ये बात समझ में आती है आप लोगों को? अब मुझे ये बताएं, ये एंट्री बनाने के बाद इसमें अभी शुरुआत हुई है ये क्वेश्चन की, पता क्या हुआ है? ये क्वेश्चन की अब स्टार्टिंग हुई है। मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करते हैं हम? मैच करते हैं। अब मैच हो नहीं रहे होंगे वो इस टाइम, रीजन बीइंग, ध्यान से देखें, हेड ऑफिस ने माल कितना भेजा है बता सकते हो? हेड ऑफिस ने माल भेजा कितना है? देखो कितने का माल भेजा है, और माल मिला कितना ब्रांच को? तो 200 का माल क्या है? गुड्स इन ट्रांसिट, या नहीं? तो क्या एंट्री बनेगी, और किसके बुक्स में एंट्री बनेगी? ब्रांच की बुक्स में बनेगी। क्या? गुड्स इन ट्रांसिट डेबिट गुड्स इन ट्रांसिट डेबिट टू हेड ऑफिस 200 है ना। और ध्यान से देखें एक चीज और, कैश कितना भेजा इन्होंने और मिला कितना है? बाकी क्या है? कौन बनाएगा एंट्री? हेड ऑफिस। क्या एंट्री बनेगी? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और कितने का डिफरेंस है? 300।
ठीक है। इन सब के बाद में हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या बैलेंस मैच हो रहा है या नहीं। तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस क्या आ रहा था, 7298 डेबिट। ब्रांच अकाउंट क्या था, 7298 डेबिट। और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का बैलेंस क्या था, 7298 क्रेडिट। ये साल के शुरू में था इसलिए मैच हो रहा था, क्योंकि पिछले साल हमने मैच किया होगा। हेड ऑफिस का 7298 क्रेडिट बैलेंस था। इन्होंने पहली एंट्री बनाई है तो इन्होंने 9987 क्रेडिट कर दिया। फिर 7200 डेबिट कर दिया और फिर 300 क्रेडिट कर दिया। ठीक है। इन्होंने क्या करा, हेड ऑफिस को 7000 से क्रेडिट कर दिया, 10287 से डेबिट कर दिया और 200 से क्रेडिट कर दिया। अब जल्दी से बताइए क्या क्या बैलेंस आ रहा है। कुछ हाथ पैर चलाएंगे आप। हम्म 4211 डेबिट, यहाँ पर 4211 क्रेडिट। मैच हो गया है ना। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ ये क्वेश्चन ऐसा था, यहां से शुरुआत हुई है। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया है, लेकिन अगर हम ये सारी बातों का ध्यान नहीं करते तो क्वेश्चन को हम हिला भी नहीं सकते थे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, बनाए। नोट कर लो। चलिए पहले हम ब्रांच अकाउंट ही बना लेते हैं। ब्रांच अकाउंट ब्रांच की बुक्स में बनेगा या हेड ऑफिस की बुक्स में बनेगा, हेड ऑफिस की बुक्स में बनेगा। ब्रांच अकाउंट सबसे पहले क्या लिखूं मैं इसमें, बैलेंस कितना दिया है, 7298 डेबिट बैलेंस। तो क्या लिख दूं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 7298। ठीक है। फिर मैंने कुछ हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्रीज पास करी है। कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफ ब्रांच डेबिट टू ब्रांच, तो ब्रांच में क्या लिख दूं, बाय कैश रिसीव्ड 9987, है ना। इस एंट्री की पोस्टिंग कर दी मैंने। फिर सेकंड एंट्री क्या बनाई है, तो इसकी भी पोस्टिंग कर दूं, टू गुड्स एंड कितना 7200, है ना। फिर थर्ड एंट्री की भी पोस्टिंग कर दूं, क्या है, कैश इन ट्रांजिट। ठीक है। अब क्या करूं, पी एंड एल को लाने की एंट्री, तीन एंट्री बताई ना सेकंड मेथड में। सबसे पहले पी एंड एल को लाने की एंट्री, ब्रांच टू पी एंड एल,
तो कितने का पी एंड एल? पी एंड एल बैलेंस कितने का दिया हुआ है? 3484। ब्रांच का पी एंड एल 3484 दिया हुआ है ना? फिर किस चीज की एंट्री बनाऊं? असेट की। क्या असेट कौन कौन सी है बताओ? प्रीमाइसिस डेबिट टू ब्रांच, तो यहां क्या आ जाएगा? प्रीमाइसिस 4000, फिक्सचर 400, स्टॉक 1800, डेटर्स 650, है ना? बैंक 645, है ना? और ब्रांच में गुड्स इन ट्रांजिट भी तो है। ब्रांच में गुड्स इन ट्रांजिट भी तो आ गया। अब गुड्स इन ट्रांजिट वो भी तो आएगा 200। लाइबिलिटीज की क्या एंट्री बनती है? ब्रांच डेबिट टू लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या है ब्रांच में? है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ही नहीं, है क्या? तो इस एंट्री के बाद मैच हो जाना चाहिए, बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने सब कुछ ले लिया उनसे, सारी एसेट ले ली, सारी लाइबिलिटी ले ली, सब कुछ हो गया। तो बैलेंस शुड बी नील आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल assets and liabilities. कितना हो रहा है? 17,000 मैच हो रहा है दोनों साइड से। ये ब्रांच अकाउंट बनाना भी आसान नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा कि ब्रांच में गुड्स इन ट्रांजिट आया होगा, वो भी आएगा। ठीक है, अब क्या बनाना है? अब बनाए बैलेंस शीट। तो अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कोई कंपनी तो है नहीं, तो हम टी फॉर्म में बना लेते हैं, है ना? कैपिटल 21,000, इसके बाद पी एंड एल, पी एंड एल ओपनिंग कितना था इनका? 1715, करंट ईयर का इनका प्रॉफिट था 8415, है ना? और इन्होंने ब्रांच से लिया है प्रॉफिट कितना? कितना हो गया टोटल? 13,614। ठीक है, और क्या लिखूं बताओ? क्रेडिटर्स कितना? 4,930। और क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये,
कितना 1390। ठीक है, जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी तो हेड ऑफिस और ब्रांच का अकाउंट आपस में सेट ऑफ जीरो हो जाएगा, तो वो आएगा नहीं। असेट साइड पर आए, असेट साइड पर आ जाए। क्या लिखना है साइड में? प्रीमाइसेस, है ना। हेड ऑफिस की प्रीमाइसेस कितनी है? ब्रांच की तो 12,000 की तो प्रीमाइसेस हो गई। ठीक है, फिक्सचर्स हेड ऑफिस का, ब्रांच का तो 1200 हो गया। स्टॉक हेड ऑफिस का 9000, ब्रांच का 1800, गुड्स इन ट्रांजिट 200, 11,000। ठीक है, डेटर्स डेटर्स हेड ऑफिस, ब्रांच 8,650 और कैश हेड ऑफिस, ब्रांच, कैश इन ट्रांजिट टोटल 8084। बैलेंस शीट का टोटल 40,934। मैच हो रहा है।